Hello students, myself Rajiv Ranjan and welcome to the Rajiv's biology classes. Today we are going to discuss a very important topic, that is enzymes involved in genetic engineering. यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी मदद से हम जीन्स में मैनिपुलेशन कर पाते हैं, यानी जीन को काट पाते हैं, जोड़ पाते हैं, उनका एम्प्लीफिकेशन कर पाते हैं। उन सारे एंजाइम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो एंजाइम्स है डैट इज़ लाइजिंग एंजाइम। तो लाइजिंग एंजाइम का काम क्या होता है, जैसे हमें पता है कि हम जो डीएनए ऑब्टेन करते हैं उसका सोर्स क्या क्या हो सकता है। उसका सोर्स हो सकता है कि हम डीएनए जो है वो एनिमल से ऑब्टेन करें, एनिमल सेल से या प्लांट सेल से या फंगल सेल से या बैक्टीरियल सेल से। तो सभी सेल्स का जो जेनेटिक मेकअप होता है वो अलग अलग होता है। प्लांट सेल्स किसी और मटेरियल्स का बना होता है, एनिमल सेल्स किसी और मटेरियल का बना होता है, फंगल सेल्स का सेल्स कॉम्पोजिशन अलग होता है, बैक्टीरियल सेल का सेल कॉम्पोजिशन अलग होता है। तो पहले हमें ये जानना होगा कि जो हमारा डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो कहाँ पर पाया जाता है। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो जनरली न्यूक्लियस में पाया जाता है, और न्यूक्लियस से हमें डीएनए को ऑब्टेन करना है तो हमें न्यूक्लियस तक पहुंचना पड़ेगा। और न्यूक्लियस तक पहुंचने से पहले हमें जितने भी डिफरेंट बैरियर्स हैं जो हमें न्यूक्लियस तक पहुंचने से रोक रहे हैं, उन सारे हिंड्रेंस को या जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उन्हें हमें रिमूव करना होगा। और उसे रिमूव करने के लिए हम लोग डिफरेंट तरह के एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हम उसी को स्टडी करेंगे आज। तो पहला जो एंजाइम्स है वो लाइजिंग एंजाइम हो गया, दूसरा क्लीविंग एंजाइम है, तीसरा सिंथेसाइजिंग एंजाइम है और चौथा जॉइनिंग एंजाइम है। तो ये 4 डिफरेंट प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं, जिसकी मदद से हम जीन्स में मैनिपुलेशन कर पाते हैं। तो पहला जो एंजाइम है दैट इज़ लाइजिंग एंजाइम्स। दीज एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर ओपनिंग द सेल्स टू गेट डीएनए फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। यानी जो हमें जेनेटिक अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो जीन्स चाहिए, जो डीएनए चाहिए, उसको हमें ऑब्टेन करना है। तो यदि वो जेनेटिक मटेरियल यदि वो हम प्लांट से ऑब्टेन करना चाहते हैं तो प्लांट्स के कंडीशन में पहला स्टेप क्या होगा कि प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो किस चीज़ का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है या पेक्टिन का बना होता है। तो पहला हमारा काम क्या होगा कि उस सेल्यूलोज वॉल को और पेक्टिन वॉल को हटाना। और सेल्यूलोज और पेक्टिन को हटाने के लिए जो एंजाइम्स यूज़ होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में वो क्या होता है, सेल्यूलेज होता है और पेक्टिनेज होता है। तो सेल्यूलेज से या पेक्टिनेज से जब हम प्लांट सेल को ट्रीट करेंगे तो उसका जो आउटर बाउंड्री है विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, तो वो क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। और डिज़ोल्व होने के बाद सेल वॉल क्या हो जाएगा, हट जाएगा व्हेन वी आर ट्रीटिंग दो सेल विथ पेक्टिनेज और सेल्यूलेज। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट बाउंड्री क्या होगा, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें पता होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना होता है, तो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स का बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव करना होगा हमें न्यूक्लियस तक पहुंचने से पहले। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटाने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो प्रोटीएज होगा जो प्रोटीन को डिसॉल्व करेगा, और लाइपेज जो है वो लिपिड को डिसॉल्व करेगा। इस तरीके से हमने क्या क्या हटा दिया, by using pectinase and cellulase we have removed the pectin and cellulose which was the outer boundary of the cell wall, और protease और lipases के द्वारा हमने फॉस्फोलिपिड लेयर और प्रोटीन लेयर को हटा दिया। अब क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी किस चीज़ का बना होता है, तो वो भी बना होता है प्रोटीन से और लिपिड का। तो उसको भी डिसॉल्व करने के लिए प्रोटीएज और लाइपेज इस्तेमाल किया जाएगा, और उसकी मदद से हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी डिसॉल्व कर देंगे। हम इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं फिगर में कि जैसे ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, ये हमारा ये बैक्टीरियल सेल है और ये फंगल सेल है। तो ये 4 डिफरेंट तरह के सेल्स हैं और इसका डिफरेंट कॉम्पोजिशन। जैसे हम देख पा रहे हैं कि प्लांट सेल्स जो है वो उसका आउटर बाउंड्री क्या है, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन।
एनिमल सेल्स का जो सेल वॉल बना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। उसी तरीके से हमारा जो बैक्टीरियल सेल है डेट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, और जो फंगल का सेल वॉल होता है डेट इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो नेक्स्ट जो है एनिमल सेल, यदि हमारा मटेरियल जो है वो एनिमल सेल हो तो हम क्या करेंगे, तो चूंकि हमें पता है कि एनिमल का जो सेल होता है डेट इज डिवॉइड ऑफ सेल वॉल, उसमें सेल वॉल नहीं होता है, तो सेल वॉल यहाँ हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमें क्या हटाना होगा, हमें हटाना होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना होता है, तो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। तो उसको डिसॉल्व करने के लिए किस एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, तो प्रोटीएज की आवश्यकता पड़ेगी और लाइपेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रोटीएजेस और लाइपेजेस की मदद से हम प्रोटीन को हटा देंगे और लिपिड लेयर को हटा देंगे, और इस तरीके से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, न्यूक्लियस तक पहुँच जाएंगे, और न्यूक्लियस से हम अपने जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट कर लेंगे। यदि हमारा जेनेटिक मटेरियल फंगल सेल हो तो फंगल सेल के कंडीशन में क्या है, सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ काइटिन, तो काइटिन का बना होता है। तो काइटिन को डिसॉल्व करने के लिए किस एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए हमें काइटिनेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो काइटिनेज एंजाइम क्या करेगा, इस काइटिन को क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा, और डिसॉल्व करने के बाद हमारा जो सेल वॉल है वो रिमूव हो गया, और प्रोटीएज और लाइपेज जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर देगा, और इस तरीके से हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, न्यूक्लियस तक पहुँच जाएंगे, एंड वी विल गेट आवर जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट जो है, यदि हमारा मटेरियल जो है वो बैक्टीरियल सेल हो, यदि बैक्टीरियल सेल होगा तो उसका जो सेल वॉल होता है वो किस चीज़ का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन को डिसॉल्व करने के लिए किस एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, लाइसोजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, और लाइसोजाइम की मदद से ये पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, और वी विल गेट द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द बैक्टीरिया इटसेल्फ। इसके बाद क्या है कि क्लीविंग एंजाइम्स जो होते हैं, वो क्लीविंग एंजाइम का मतलब क्या होता है कि डीएनए को काटने वाले एंजाइम, यानी कि डीएनए को काटने के लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं, एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, और वो एंजाइम क्या होता है, वो एंजाइम क्लीविंग एंजाइम होता है विच इज़ यूज्ड फॉर कटिंग द डीएनए मॉलिक्यूल। उसमें दो तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियोज होता है और दूसरा एंडोन्यूक्लियोज होता है। तो एक्सोन्यूक्लियोस का काम क्या होता है कि वो टर्मिनल एंड से, यदि एक एंड ये 5 प्राइम है और दूसरा ये एंड 3 प्राइम है, तो जो एक्सोन्यूक्लियस है वो डीएनए को बेसिस को कहाँ से कट करेगा, उसके टर्मिनल एंड से कट करेगा, यानी 3 इस एंड से एंड कट करेगा या इस एंड से कट करेगा, यानी टर्मिनल एंड से ये काटता है। और एंडोन्यूक्लियस जो होता है, एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कहाँ से काटेगा, तो वो बीच से काटेगा, इस पॉइंट से काटेगा। तो ब्रेक डीएनए डुप्लेक्स एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट द एंड, यानी एंड से नहीं काटेगा, एंडोन्यूक्लियस कहाँ से काटेगा, बीच से काटेगा। तो इस तरीके से जो क्लीविंग एंजाइम्स होते हैं वो दो तरह के हो गए, एक एक्सोन्यूक्लियस हो गया और दूसरा एंडोन्यूक्लियस हो गया। उसके अलावा एक स्पेसिफिक तरह का एंजाइम होता है जिसे हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है, इट क्लीव डीएनए डुप्लेक्स एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन सच ए मैनर दैट दे कम टू पॉजेज short single stranded free ends. Example of restriction endonuclease is eco R1 from E. coli। ये E. coli से आइसोलेट किया जाता है ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और ये डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस पर काटेगा। यानी स्पेसिफिक सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, यानी ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, सपोज GAATTC, और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड होगा वो क्या होगा, CTTAAG। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये इस स्ट्रैंड को कहाँ पर काटेगा, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर काटेगा, यानी कहाँ पर काट रहा है, ये G और A के बीच में काटेगा, और यहाँ पर G और A के बीच में काटेगा। इसका मतलब क्या है, ये प्री डिफाइंड है, पहले से ये रिस्ट्रिक्शन इको R1 जो है वो इस डीएनए फ्रैगमेंट को G और A के बीच में ही काटेगा। इसका मतलब क्या है, इसका जो स्पेसिफिसिटी है वो क्या है, फिक्स्ड है, यानी कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पर काटता है, कहीं पर नहीं काटेगा, ये स्पेसिफिक पॉइंट पर काटेगा। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम विच इज यूज ड्यूरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट जो है
ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर होता है। और ये बैक्टीरिया के अंदर होता क्यों है? तो बैक्टीरिया जो है अपने डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे हमारे बॉडी के अंदर हमारी इम्यूनिटी होती है, उसी तरीके से बैक्टीरिया के अंदर भी जो है किसी भी फॉरेन डीएनए को कट करने के लिए, किसी वायरल अटैक से बचने के लिए बैक्टीरिया के पास एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है इन द फॉर्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्योंकि जैसे ही वो वायरल डीएनए उस बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो बैक्टीरिया का जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उस वायरल डीएनए को वो क्या करेगा? फ्रैगमेंटेट कर देगा, यानी फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा उसका, फ्रैगमेंटेशन ऑफ वायरल डीएनए विदाउट अफेक्टिंग द बैक्टीरियल जीनोम। यानी बैक्टीरिया का जो सेल है वो बच जाएगा वायरल अटैक से। किसकी वजह से? तो वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। इको R1 जो है सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इको R1 वाज डिस्कवर्ड बाय आर्बर, स्मिथ एंड नेथन्स इन 1978 एंड फॉर दैट ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्या है एंजाइम है? अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज का काम क्या होता है? जैसे हमें पता है कि जो यदि हम किसी डीएनए को काट रहे हैं तो डीएनए के दो हिस्से होते हैं, यानी पहला एंड जो होता है वो 5 प्राइम होता है और दूसरा एंड जो होता है वो 3 प्राइम एंड होता है। तो जब हम किसी डीएनए को काट रहे हैं तो फर्स्ट 5 प्राइम एंड फॉस्फेट एंड होता है, PO4 होता है, और 3 प्राइम एंड पर हाइड्रोक्सिल एंड होता है। तो जैसे ही हम काटेंगे तो उसके बावजूद भी, काटने के बाद भी क्या है, 5 प्राइम एंड पर फॉस्फेट होगा और 3 प्राइम एंड पर हाइड्रोक्सिल एंड होगा। तो दोनों डीएनए क्या है, फिर से रिसर्कुलराइज हो जाएंगे, मतलब वो फिर वापस जुड़ जाएंगे। तो हमारा जो पर्पस है कि डीएनए को लीनियर रखना है, तो लीनियर रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 प्राइम एंड से फॉस्फेट को रिमूव करना पड़ेगा। और ये काम कौन करता है? अल्कलाइन फॉस्फेटेज करता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज का काम क्या है? इट रिमूव्स फॉस्फेट फ्रॉम 5 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड से फॉस्फेट को रिमूव कर देगा और 5 प्राइम एंड से फॉस्फेट रिमूव होने के बाद क्या होगा कि वो डीएनए लीनियर रह जाएगा, वो फिर से सर्कुलराइज नहीं होगा, क्योंकि उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से वो लीनियर होगा और हम उस डीएनए को ऑब्टेन कर पाएंगे और फिर हम उसे जोड़ पाएंगे प्लाज्मिड के अंदर। तो दैट इज द पर्पस ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेटेज। नेक्स्ट जो एंजाइम है वो क्या है? फॉस्फोराइलेज है। फॉस्फोराइलेज का काम क्या है? अब हमने अल्कलाइन फॉस्फेटेज की मदद से क्या किया? PO4 को हटा दिया, यानी कि फॉस्फेट को रिमूव कर दिया 5 प्राइम एंड से। अब दोबारा जब हमें रिकंस्ट्रक्ट तैयार करना होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फॉस्फेट को ऐड करना पड़ेगा, तभी वो जुड़ पाएगा। तो इसके लिए जो एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है वो फॉस्फोराइलेज होता है। तो फॉस्फोराइलेज आर द एंजाइम्स दैट कैटलाइज द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट को क्या करेगा? वो ऐड कर देगा। नेक्स्ट एंजाइम, अब जब फॉस्फेट हमने ऐड कर दिया तो हमारा काम क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट बनाना। तो रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए जो डीएनए को जोड़ने का काम करता है, यानी मॉलिक्यूलर ग्लू साटने का जो काम करेगा, वो कौन करेगा? लाइगेज करेगा। तो लाइगेज का काम क्या होता है? इट द एंजाइम कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड 5 प्राइम फॉस्फेट टर्मिनल ऑफ द 2 न्यूक्लियोटाइड्स। यानी दो डीएनए के जो हिस्से हैं उनको जोड़ने का जो काम है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से दोनों एंड जो होंगे डीएनए लाइगेज की मदद से वो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? काटने का काम करता है, और डीएनए लाइगेज क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट एंजाइम इज सिंथेसाइजिंग एंजाइम। तो इसमें दो तरह के एंजाइम्स हैं। दीज एंजाइम्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए और आरएनए टेम्पलेट। डीएनए या आरएनए टेम्पलेट को सिंथेसाइज करने, यानी कि उसके फॉर्मेशन का काम करता है। तो पहला उसमें क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब क्या हुआ? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, मतलब आरएनए से डीएनए बनाएगा। यानी यदि हमें आरएनए से डीएनए बनाना हो तो उसके लिए हम लोग कौन सा एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या कर देगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड ऑन आरएनए टेम्पलेट। मतलब आरएनए का यदि टेम्पलेट है और उससे हमें डीएनए बनाना है तो एंजाइम कौन सा इस्तेमाल होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस्तेमाल होगा। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से हम आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देंगे। इस वजह से, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है?
डीएनए से आरएनए बनना, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, आरएनए से डीएनए का बनना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आरएनए से डीएनए बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस वजह से हम लोग, यदि आरएनए हमारे पास टेम्पलेट हो और हमें डीएनए की सिंथेसिस करनी हो, तो द एंजाइम विच इज यूज्ड इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नेक्स्ट एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज। तो यदि डीएनए टेम्पलेट हो और डीएनए टेम्पलेट पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज करना हो या नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करना हो, तो उसके लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो डीएनए पॉलीमरेज होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है कि यदि ये एक स्ट्रैंड है, तो इस स्ट्रैंड से यदि हमें नेक्स्ट स्ट्रैंड की सिंथेसिस करनी हो, तो उसके लिए जो एंजाइम इस्तेमाल किया जाएगा वो एंजाइम कौन सा होगा, डीएनए पॉलीमरेज होगा। यानी पॉलीमराइजेशन करेगा, यानी डीएनटीपी का एडिशन करेगा ये डीएनए पॉलीमरेज, और उसकी मदद से जो हमारा स्ट्रैंड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएगा। तो डीएनए पॉलीमरेज इज द मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम। ओके, थैंक यू।